कीजिए। थैंक यू। ओके मैडम, जो फ्री लेक्चर्स थे उसमें से कोई लेक्चर आपने किए हैं अभी इतने में? जी हाँ, किए हैं, सब किए हैं मैंने। ओके। मतलब नंबर्स आईटी का। तो मेरी सभी से रिक्वेस्ट है, इनके रिकॉर्डिंग्स यह इंटी सॉरी टेलीग्राम ग्रुप पे और व्हाट्सएप चैनल पे अवेलेबल है। तो जिन लोगों ने टेलीग्राम ग्रुप व्हाट्सएप चैनल नहीं अभी तक ज्वाइन किया है, प्लीज वो लोग ज्वाइन कर लीजिए। एक 2 सेकंड में आपका रिव्यू जो है इसके बारे में आप डालिए, आपका ओपिनियन जो है आप बोलिए, सर तब तक ज्वाइन होते हेलो। कोई कोई बोलते हैं। हेलो। हैं। हाँ सर। हाँ मैडम बोलिए ना। हाँ सर, हमने इससे पहले कोई फ्री लेक्चर्स वगैरह नहीं किए हैं। पर हमने चैनल्स ज्वाइन कर लिए हैं, तो अ, हम रिकॉर्डिंग देख लेंगे। पर आपके हमने सुना है कि आपके ये लेक्चर्स बहुत अच्छे होते हैं। तो इसीलिए मुझे भी लगता है कि ये लेक्चर्स होने चाहिए। थैंक यू मैडम। देखिए, अगर आपने साइटिका के दोनों लेक्चर देखे होंगे तो एक पेड कोर्स में जैसे जिस टाइप से लेक्चर होते हैं उस टाइप से लेक्चर सर ने लिए हैं और पूरा इन डिटेल्स में सर ने लिया है। तो हमारे भी एक्सपेक्टेशन ये है कि आप सब लोग अपने कलीग्स को इसके बारे में बोलिए, क्योंकि जब से हमने रिकॉर्डिंग, हमने ये भी सोचा है कि जब से हमने रिकॉर्डिंग देना स्टार्ट किए तब से नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स कम हो गए। तो हम लोग ये भी सोच रहे हैं कि लाइव इंटरेक्टिव सेशन रखना, रिकॉर्डिंग नहीं रखना। क्योंकि क्या होता है ना, अगर नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट कम रहेंगे तो उसका मजा नहीं आता है, और आप सबको पता है सब लोग कोर्स करने वाले हैं, रिकॉर्डिंग देखे नहीं जाती है, रिकॉर्डिंग के क्वेरीज नहीं पूछे जाते हैं, क्योंकि आयुर्वेद ऑर्थोपेडिक कम्युनिटी हम बनाना चाहते हैं जिसमें आयुर्वेद ऑर्थोपेडिक के बारे में ही बात होना चाहिए। और अगर आप सब लोग एक्टिव नहीं होगे तो ये चीजें पॉसिबल नहीं होगी। अगर बहुत से लोगों को लेक्चर्स देखने के लिए आधा घंटे का समय नहीं रहा तो वो लोग भी हम इस कम्युनिटी में इन्वॉल्व नहीं करने वाले हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है, आप आपके कलीग्स, आपके फ्रेंड्स सबको शेयर कीजिए ताकि मैक्सिमम लोग इसको ज्वाइन कर सके। और रिकॉर्डिंग के बारे में भी हम लोग सोच रहे हैं कि रिकॉर्डिंग ना दे, क्योंकि मैक्सिमम लोग रिकॉर्डिंग के नाम पे देखते भी नहीं है। और सेकंड चीज, लाइव इंटरेक्टिव सेशन का जो इंपॉर्टेंस है, जैसे कि लास्ट के लेक्चर में आपने देखा होगा, इंटरेक्टिव सेशंस में काफी अच्छे डाउट क्लियरिंग होते हैं जो रिकॉर्डिंग में आप नहीं कर पाते। और किसी के कुछ एडवाइस है तो प्लीज आप बोलिए। एडवाइस या लेक्चर के बारे में रिव्यू है तो प्लीज आप बोलिए। हॅलो सर, मी डॉक्टर हाँ मैडम। शीतल जुंधरे बोलते. हाँ मैडम बोला ना। मी सरांचा एक मध्ये कोर्स पण केला होता. ओके। कपिंग आणि कपिंग थेरपीचा, पेन हम्म। मॅनेजमेंटचा. त्याच्यानंतर मी आता मध्ये एक फ्रोझन शोल्डरचा पण त्यांचा फ्री लेक्चरचा एक कोर्स केला. त्याच्यामुळे मला खूप फायदा झाला. माझ्याकडे पेशंट आली तर मला डायग्नोसिस करायला खूप इझी झालं ऍक्च्युली. फ्रोझन शोल्डरचं जे सरांनी काय म्हणतात त्याला, मुवमेंट ज्या सांगितल्या होत्या, समोर, मागे आणि उभं, हात उभा करून. मैडम हिंदीत हिंदीत बोलता येईल का? ओके. मैक्सिमम पार्टिसिपेंट हिंदी है। हाँ हाँ. तो सर ने जो स्टेप बताई थी, अभी नाम नहीं मालूम मुझे, यानी याद नहीं है उतनी, मगर वो जो स्टेप बताई थी, आगे लेके जाने का, पीछे लेके जाने का, ऊपर लेके जाने का, तो उससे मुझे बहुत अच्छे से डायग्नोस करने में फायदा हो गया पेशेंट का. वो फ्रोजन शोल्डर लेके आया था मेरे पास, मगर मुझे अच्छी तरह से उनको समझा सकी मैं कि ये फ्रोजन शोल्डर नहीं है. तो ये लेक्चर से मुझे वो काफी यानी अच्छा लगा मुझे कि चलो एक जो क्या बोलते हैं,
म्हणजे डायग्नोस करण्यासाठी जी सरांनी जी पद्धत सांगितली, बिल्कुल सर, डायग्नोसिस की जो पद्धत बताई थी वो इजीली मैं कर सकी ऐसे। वेरी गुड। थैंक यू सर। थैंक यू मैडम। एक्चुअली हमारा पर्पस भी वही है कि एक अच्छी कम्युनिटी हो जहाँ पर ऑर्थोपेडिक प्रैक्टिस करने वाले बहुत सारे लोग हो। और आप ही ये सोचिए कि यहाँ पर 20-30 लोग रहने के बाद में हम माइक ओपन करने को बोलते हैं, आप लोग एक्सपोज नहीं होते हैं नंबर ऑफ लाइव लेक्चर के लिए। अगर आपके पास समय नहीं है तो क्या ये पॉसिबल है? एक अच्छा फैकल्टी, यानी कल सर के मामा की तबीयत खराब थी, सर अभी भी हॉस्पिटल में गड़बड़ से आए हैं हमारे लेक्चर्स के लिए, यानी आपने देखा होगा तो मैंने टाइम पे मैसेज डाला है। तो इतने बिजी समय में अगर एक फैकल्टी हमारे लिए समय निकालता है और विदाउट मेहनत किए, मुझे ऐसे लगता है कि कोई भी चीज अचीव करना पॉसिबल नहीं है। तो मुझे ऐसे लगता है कि फैकल्टी से ज्यादा हम लोग कहीं तो भी कम हो रहे हैं, हम लोग कहीं तो भी कम पड़ रहे हैं। आज सर थोड़े से बिजी है, इसके लिए मैं आप ज्यादा समय न लेते हुए सर को रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज सर आज करके लेक्चर स्टार्ट कीजिए। सर एक ही रिक्वेस्ट है सर। सर जैसे आपने बोला कि हमारी डेफिनेटली गलती, हम लोग लाइव लेक्चर नहीं अटेंड करते, लेकिन लाइव लेक्चर में पूरा सब अंडरस्टैंड होगा ऐसा नहीं है, क्योंकि नोट्स नहीं निकाल पाते, ध्यान रहता है सर के लेक्चर के ऊपर। तो फिर इसलिए रिकॉर्डिंग्स की ज़रूरत रहती है, क्योंकि बाद में पेशेंट वही आएगा तभी, ऐसे नहीं, लेकिन रिलेट करने के लिए रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल रहेंगे तो हम गो थ्रू भी कर सकते जब पेशेंट आता है। तो रिकॉर्डिंग्स प्लीज अवेलेबल करते रहिए। थैंक यू सर। हाँ मैडम, आपका बराबर है, रिकॉर्डिंग हम लोग टाइम टू टाइम दे रहे हैं, बट परफॉर्मेंस और लेक्चर के एक्सपेक्टेशन, जैसे कि आपने बोला है कि मुझे डायग्नोसिस का काफी अच्छा बेनिफिट हुआ है, और हम लोग व्यवहार में देखते क्या है, प्रॉपरली डायग्नोसिस करना जरूरी है। जैसे लास्ट के 2-3 लेक्चर्स के हम क्वेरीज देखते हैं, तो जो थीम पे हम चल रहे हैं उस थीम को अगर आप फॉलो करोगे तो हम लोग नेक्स्ट स्टेप पे जाने की कगार पे रहेंगे। जैसे कि नेक्स्ट स्टेप जो है वो आयुर्वेद ऑर्थोपेडिक कम्युनिटी बनाने की। लेकिन अगर ग्राफ नीचे आता है, जैसे कि फर्स्ट लेक्चर में मोर देन 100 पार्टिसिपेंट है, अगर ग्राफ नीचे आता है तो नेक्स्ट स्टेप होने ही वाली नहीं है, हमें भी नीचे जाने का काम पड़ सकता है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आपके कलीग्स है, बाकी सब लोग है, या जो आज लेक्चर को अटेंड नहीं कर पाए, जो रिकॉर्डिंग सुनने वाले हैं, इन सब लोगों के लिए मेरा एक ये इंडिकेशन भी समझ सकते हो आप कि देखिए हमें अगले स्टेप पे जाना है कि पीछे के स्टेप पे जाना है, ये सब चीजें आपके हाथ में है। सर आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। थैंक यू वेरी मच मैम, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच शीतल दुनारे मैम फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस। मैं नाम नहीं देख पाया अभी, कोई तो भी बोल रहा था कि एम आई ऑडिबल? फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज लेट मी नो, प्लीज एम आई ऑडिबल? यस सर। हाँ, अभी कोई तो भी बोल रहा था कि भाई हम नोट्स नहीं निकाल पाते हैं या फिर ये नहीं कर पाते। देखिए जरूरी नहीं है, जैसा अभी शीतल जुनारे मैडम ने शेयर किया कि अभी देखिए, इफ आई एम अ फैकल्टी और मैं ऐसा मानता ही नहीं हूँ कि मैं कुछ सिखा रहा हूँ, आई एम जस्ट शेयरिंग माई नॉलेज, बिकॉज मैं खुद को टीचर नहीं मानता हूँ। आई एम जस्ट आपकी जैसा ही एक प्रैक्टिशनर हूँ जो थोड़ा सा टारगेटेड प्रैक्टिस करता है बस। अब जैसे मैंने बताया था कि मैं, लेकिन अगर मुझे कोई चीज डिलीवर करनी है तो मुझे उसको नाम देना पड़ेगा, है ना। अगर मैं ऐसे समझा रहा हूँ कि ऐसे ऐसे हाथ कीजिए तो आपको शायद वो कंफ्यूजन होगा, लेकिन व्हेन आई एम टेलिंग कि ये एक्सटर्नल रोटेशन ऑफ द स्कैपुला है, तो जरूरी नहीं है कि आपको ये नाम याद रहे, लेकिन आपको अगर ये स्टेप याद रहती है कि अगर हम ऐसे करने से अगर पेशेंट का पेन आ रहा है तो फ्रोजन शोल्डर है वरना नहीं है। जैसे कि शीतल दुनारे मैडम ने बोला कि आई एम नॉट रिमेम्बरिंग द नेम बट आई नो द स्टेप, कि उन्होंने स्टेप को फॉलो किया और शी गॉट टू नो कि नहीं यार, ये बताया गया था लेक्चर में कि अगर ये मूवमेंट्स पेशेंट को है तो वो फ्रोजन शोल्डर नहीं है, इट मे बी समथिंग डिफरेंट पैथोलॉजी, शोल्डर की कोई और पैथोलॉजी है। तो मेरा जो कोशिश रहता है वो यही रहता है कि मैं ग्राउंड, क्योंकि मुझे पता है कि स्क्रीन के उस तरफ यानी आप लोग, इसमें कुछ बहुत सीनियर वैद्य हैं जिन्होंने बहुत सारी, जिनका एक्सपीरियंस है, शायद मुझसे भी ज़्यादा एक्सपीरियंस है। उसके बाद में बहुत सारे ऐसे भी पार्टिसिपेंट्स हैं जो कि अभी अभी पास आउट हुए हैं, इंटर्नशिप में है या फिर पीजी कर रहे हैं या पीजी कर रहे हैं। तो मेरा इस लेक्चर सीरीज के थ्रू आपको सिर्फ
क्या बोलते हैं कि नॉलेज या रेडीमेड, मैं हमेशा बोलता हूँ कि कुछ रेडीमेड सॉल्यूशन देना ये मेरा उद्देश्य नहीं है। मैं सिर्फ आपका उस तरफ ध्यान खींचना चाहता हूँ कि जब आप किसी पेशेंट को ट्रीट कर रहे हो, चाहे वो ऑर्थोपेडिक सेगमेंट का हो, चाहे वो स्किन का हो, चाहे वो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल हो, चाहे वो इनफर्टिलिटी का हो, चाहे वो स्त्री रोग का हो, तो किस तरह से एज अ कंसल्टेंट देखिए, क्योंकि जितने भी लोग आप सुबह टाइम दे रहे हैं वो सारे लोग स्पेशलिस्ट बनने चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। दे शुड बी द स्पेशलिस्ट। तो अगर आपको स्पेशलिस्ट बनना है तो सिर्फ बोल के नहीं होगा, आपको वो एटीट्यूड भी स्पेशलिस्ट वाला आना चाहिए, वो समझदारी, वो अंडरस्टैंडिंग ऑफ द डिसीज भी आनी चाहिए। तो वो विजन देने की मैं कोशिश करता हूँ हर एक लेक्चर में, क्योंकि मुझे पता है आधे घंटे में, पौन घंटे में मैं बहुत कुछ डिलीवर नहीं कर पाता हूँ, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि मैक्सिमम चीजें वो डिलीवर करूँ जो आपके रोजमर्रा की प्रैक्टिस में, यानी लेक्चर खत्म होने से तुरंत आप उसको अप्लाई करना शुरू कर सकते हैं। तो और सर ने जैसे बताया कि देखिए, किसी भी स्पीकर को, किसी भी ट्रेनर को सबसे ज्यादा अगर कोई चीज मोटिवेट करती है, उसको और ज्यादा बेहतर करने की कोशिश करती है, तो वो करती है रिस्पांस फ्रॉम द ऑडियंस, आप लोगों का रिस्पांस। देखिए क्या है ना, मैं कभी भी ये नहीं सोचता हूँ कि यार ये फ्री लेक्चर है तो मुझे दो बातें, किसी चीज की दो बातें बतानी है और दो बातें छुपा के रखनी है। मैं जो भी टॉपिक कवर कर रहा हूँ, आप लोगों ने देखा होगा, आई एम कवरिंग इट एट द पार ऑफ दिस। जितना पेड कोर्स में हम देते हैं उस टॉपिक के लिए, उतना ही करीब करीब हम यहाँ पे देने की कोशिश कर रहे हैं। और जैसे कि सर ने बताया, थोड़ा मेडिकल इमरजेंसी मेरे घर पे है आज। आई हैव एन अपॉइंटमेंट एट 10 PM 10 AM सॉरी, विद अ कंसल्टेंट। तो आज का जो लेक्चर है ये इसी प्रकार का रहने वाला है कि जब न्यूरोलॉजिकल डिफिशिएंट पेशेंट हमारे पास आता है, जैसे कि नमनेस है, पेशेंट को बर्निंग सेंसेशन है, पेशेंट को वीकनेस है पैरों में, क्लॉडिकेशन है चलते वक्त, तो स्पाइनल, जनरली स्पाइनल डिकम्प्रेशन केसेस में या सर्वाइकल डिकम्प्रेशन केसेस में जो न्यूरोलॉजिकल डेफिशिएंट या न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स होते हैं, उसका एक ओवरऑल ये बात करने वाला हूँ आप लोगों के साथ। और कुछ केसेस हम इसमें डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये ऐसा समझिए आप कि हमारा साइटिका का लेक्चर हुआ, उसके बाद में हमारा सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस का लेक्चर हुआ, और अभी हम उसी दोनों को क्लब अप करके, उन दोनों लेक्चर्स को क्लब अप करके एक रिवीजन सेशन आप इसको बोल सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम वेरी वेरी सॉरी कि आज कोई क्वेश्चन आंसर सेशन हम नहीं ले पाएंगे, बट यू कैन, वी विल कीप द स्पेशल टाइम फॉर क्वेश्चन आंसर सेशन इन द नेक्स्ट लेक्चर। So let's see today's part. सर आवाज नहीं आ रही, माइक बंद है। Just a second. Thank you for reminding. Now am I audible? यस सर। Okay. Sorry.
कंटिन्यू। Now please let me know that am I audible now? Am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, thank you. So जो कंटेंट हम देखने वाले हैं उसमें बेसिकली ओवरव्यू ऑफ द स्पाइनल डिसऑर्डर, आयुर्वेद अप्रोच ऑफ द स्पाइनल डिसऑर्डर, एक नई चीज मैं आपके साथ शेयर करूंगा, कॉक्स डी स्पाइनल डिकम्प्रेशन टेक्निक और रोल ऑफ एआई इन मैनेजिंग द स्पाइनल डिसऑर्डर्स। तो ये कंप्लीटली एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू में आपको दिखाना चाहता हूं कि हम मॉडर्न डेज में कैसे स्पाइनल डिसऑर्डर्स में जो न्यूरो डेफिशिएंट होते हैं, ये मोस्ट क्रिटिकल पार्ट माना जाता है स्पाइनल डिसऑर्डर्स में ट्रीट करते वक्त, या जहां पे सबसे ज्यादा सर्जरीज होती है पेशेंट की, उसको हम किस तरह से मैनेज कर सकते हैं। कुछ केस स्टडीज भी मैं आखिरी में इसकी आपको देने वाला हूं। हम केवल कोशिश ये रहती है कि केवल लॉजिकल और थियोरेटिकल पार्ट ना होते हुए मैं कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स भी आपको दिखा पाऊं। सो हियर वी आर गोइंग ओवरव्यू ऑफ द स्पाइनल डिसऑर्डर्स। तो देखिए क्या होता है ना, मेनली 3 टाइप के प्रॉब्लम्स होते हैं स्पाइनल डिसऑर्डर्स में। एक होती है हर्निएटेड डिस्क, दूसरा होता है स्पाइनल कैनाल स्टेनोसिस और थर्ड होता है स्पॉन्डिलोसिस। तो इसमें बेसिक फर्क क्या है आप समझिए कि हर्निएटेड डिस्क में क्या होता है कि ऑकर व्हेन द इनर जेल लाइक कोर ऑफ द स्पाइनल डिस्क प्रोट्रूड्स थ्रू अ टियर इन द आउटर लेयर कॉजिंग द पेन, नर्व कॉम्प्रेशन एंड लिमिटेड मोबिलिटी। तो जनरली इसमें एक्यूट केसेस में आपका एसएलआर टेस्ट वगैरह पॉजिटिव होता है, जो हमने पिछली बार देखा था। सो दिस इज द हर्निएटेड डिस्क, जिसमें मेन क्या होता है, नर्व कॉम्प्रेशन होकर लिमिटेड मोबिलिटी पेशेंट को होता है, और मेनली जो सिम्टम्स आता है वो होता है पेन। पेशेंट विल कम टू यू विद द पेन। और स्पाइनल स्टेनोसिस में क्या होता है, स्पाइनल स्टेनोसिस इज द नैरोइंग ऑफ द स्पाइनल कैनाल which can lead to the pressure on the spinal cord and nerves resulting in pain, numbness and weakness in the limbs। तो जब स्पाइनल कैनाल स्टेनोसिस होगा तो पेशेंट को पेन के साथ साथ नमनेस भी होगा, वीकनेस भी होगा, और पैर में थकावट भी महसूस होगी, फटीग भी पेशेंट कंप्लेंट करेगा। तो ये आपका एक टाइप से क्लिनिकल डिफरेंशियल डायग्नोसिस भी आपको समझना पड़ेगा। जब स्पॉन्डिलोसिस होता है तो रिफर्स टू एज रिलेटेड डिजनरेशन ऑफ द स्पाइन including arthritis of the vertebra and intervertebral disc leading to the stiffness and chronic pain। तो पेशेंट नॉर्मली बोलेगा कि बहुत सालों से पेन है। आपको एक सिंपल क्वेश्चन पूछना पड़ेगा कि पेशेंट को सुबह जब नींद से उठते हो तो पीठ जकड़ी हुई होती है क्या। इफ द पेशेंट इज टेलिंग कि हाँ सुबह पीठ जकड़ी हुई होती है, दिन भर भी अगर मैं ज्यादा देर बैठ जाऊं तो जकड़ा हुआ होता है, तो जनरली इट इज अ स्पॉन्डिलोसिस। तो देखिए एकदम सिंपल यह है क्लिनिकल टूल है कि अगर पेशेंट आपके पास आता है, पेशेंट का अगर मेन कंप्लेंट पेन है तो वो हर्निएटेड डिस्क हो सकती है, एक्यूट हर्निएटेड डिस्क, एक्यूट लंबैको हो सकता है। अगर पेशेंट बोल रहा है कि मुझे नमनेस है, पैरों में झुंझुनाहट आ रही है, पैरों में सुनपन लग रहा है और दर्द भी हो रहा है, तो देयर आर द चांसेस कि वो स्पाइनल कैनाल स्टेनोसिस हो। और अगर पेशेंट को स्टीफनेस है, जकड़न है, गौरवता है, तो दैट कैन बी द osteoarthritis of the vertebra, that is called as the spondylosis। वेरी क्लियर। इसके अलावा और भी कुछ चीजें हो सकती है, जैसे कि स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस होता है वगैरह, लेकिन स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस में जनरली न्यूरोलॉजिकल डेफिशिएंट नहीं होता है, पेशेंट का गेट बदल जाता है, इंस्टेबिलिटी होती है। बट मेनली जो 3 पार्ट होते हैं जिसकी वजह से न्यूरोलॉजिकल डेफिशिएंट होते हैं, वो ये 3 होते हैं। Then neurological deficient associated with the spinal disorder। तो symptoms and diagnosis में क्या करेंगे, neurological deficient may manifest pain, weakness, sensory loss requiring through the clinical evaluation, diagnostic imaging, identifying the underlying spinal conditions। जैसे ये 3 चीजें बताया, इसको कंफर्म करने के लिए हमें क्या लगेगा, एक तो क्लिनिकल इवैल्यूएशन, जैसे हमने पिछली बार 7 टेस्ट के बारे में देखा था कि एसएलआर, फैबर टेस्ट और क्रॉस लेग टेस्ट, क्रॉस एसएलआर, रिवर्स एसएलआर, इन सारी टेस्ट को ये करने। उसके बाद में एक्सरे प्रॉपर कीजिए, घबराइए मत पेशेंट को एक्सरे या एमआरआई एडवाइस करने के लिए। देखिए आप जो भी कर रहे हो पेशेंट की भलाई के लिए कर रहे हो। तो बहुत बार मैंने देखा है कि जो वैद्य होते हैं, जो जनरली
छोटी जगहों पे प्रैक्टिस करते हैं। मैं भी एक बहुत छोटे सिटी में प्रैक्टिस करता हूँ। तो हम क्या है ना, घबराते हैं कि अरे यार पेशेंट को अगर हम एमआरआई बोल देंगे, पेशेंट को हम एक्सरे बोल देंगे तो पेशेंट चला जाएगा। ये पहले आपके दिमाग से निकाल दीजिए, बिकॉज आप उसको समझाइए कि अगर जहां तक कि आप डायग्नोसिस नहीं करोगे प्रॉपर, तो आप प्रॉपर लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट नहीं दे पाओगे। मैं हमेशा कंप्लेंट करता हूँ कि जो भी आयुर्वेदाचार्य है, नहीं आयुर्वेदाचार्य हो, बहुत जल्दी करते हैं ट्रीटमेंट शुरू करने की। मेरा बोलना है कि पहले आप इत्मीनान से, शांति से पहले पेशेंट का डायग्नोसिस कीजिए। ओके, तो क्या होगा, पहले तो सिम्टम्स प्रोड्यूस होंगे, उसको हमें ये करना पड़ेगा। अभी इम्पैक्ट ऑन क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या होगा कि स्पाइनल डिसऑर्डर सिग्निफिकेंटली अफेक्ट द डेली फंक्शन, often causing the chronic pain, reduced mobility and emotional distress, thereby decreasing the overall quality of the life for patients। अभी मेरे पास कल पेशेंट आया था, आप मेरे चैनल पे भी जाके देख सकते हो। एक पेशेंट ने दिया था कि डॉक्टर साहब मैं चल फिर नहीं पाता हूँ, इसलिए मैंने सोशल फंक्शंस में जाना छोड़ दिया क्योंकि मुझे शर्म आती है, मैं चेयर पे ही बैठना पड़ता है, मुझे बहुत जगह बाहर जाऊँ और अगर कोमोड नहीं है तो मैं नीचे नहीं बैठ पाता हूँ। तो उसका सोशल इम्पैक्ट, उसका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी बहुत होता है इन न्यूरोलॉजिकल डेफिशिएंट्स का। देन करंट क्लिनिकल चैलेंजेस क्या है कि क्लिनिशियन फेस वेरियस चैलेंजेस इंक्लूडिंग एक्यूरेटली डायग्नोसिंग कॉम्प्लेक्स। जैसे मैंने बताया कि ऑलरेडी पेशेंट 4-5 जगह घूम के आता है, तो उसको अलग अलग ओपिनियन बनते हैं। तो मैंने हर लेक्चर में कहता हूँ कि यू फर्स्ट स्टार्ट मेकिंग योर ओन ओपिनियन अबाउट द डिसीज। मैं बोल रहा हूँ या कोई और बोल रहा है, इसलिए उसी डायग्नोसिस को कैरी मत कीजिए। जो सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि वो बहुत सारे कॉम्प्लेक्स डायग्नोसिंग हो जाता है। बहुत बार पेशेंट को, जैसे अगर पेशेंट आ रहा है आपके पास और कंप्लेंट कर रहा है कि मुझे पाम में, मेरे पैरों में जलन होती है, तो ये जलन होना इतना कॉमन हो गया है कि ये न्यूरोलॉजिकल डेफिशिएंट भी हो सकता है, ये विटामिन B12 की डेफिशिएंसी भी हो सकती है, ये फाइब्रोमाइल्जिया भी हो सकता है। ये 3-4 कंडीशन की वजह से वो बर्निंग ऑफ द फीट उसको हो रहा है। तो फिर उसका डायग्नोसिस कॉम्प्लेक्स हो जाता है क्योंकि पेशेंट डायबिटिक भी है, उसको स्पॉन्डिलोसिस भी हो चुका है और पेशेंट को मसल लॉस भी है। तो फिर वो तीनों चीजें वहां पे हो सकती है। तो वी हैव टू कम टू अ कंक्लूजन। डायग्नोसिस हमें उसको क्राइटेरिया बना के उसको डायग्नोसिस करना पड़ेगा। मैनेजिंग पेन इफेक्टिवली, बहुत बार पेशेंट आता है, इतना ज्यादा पेन होता है, इतना ज्यादा सीवियर कॉम्प्रेशन होता है कि आप कैसे मैनेज कर पाओगे। बहुत बार पेशेंट वेदन कर्म, अग्नि कर्म करके आता है, बोलता है कि सर आधा घंटा 2 घंटा अच्छा लगा, वापस पेन वैसे के वैसे हो गया। सो इसीलिए सबसे ज्यादा जरूरी जो होता है इसमें, दैट इज द प्रोवाइडिंग द टेलर्ड ट्रीटमेंट ऑप्शंस फॉर डाइवर्स पेशेंट नीड्स। हर पेशेंट अलग है, हर पेशेंट की नीड अलग है, उसका पैथोफिजियोलॉजी अलग है, संप्राप्ति अलग है, धातु का जो स्थिति है, क्या वो क्षय है, क्या वो ब्रूहन है, क्या वो माल अलाइनमेंट यानी विकृति है। इन चीजों को ध्यान में रखते हुए, इन चीजों को क्राइटेरिया बनाते हुए हमें टेलर मेड ट्रीटमेंट ऑप्शन बनानी पड़ेगी। कोई भी एक प्रोटोकॉल मत फॉलो कीजिए कि यार लंबैगो है, अग्निकर्म करने से ठीक हो जाएगा तो सबको अग्निकर्म ही कर रहे हैं। ये गलत है। वेदन कर्म करने से एक पेशेंट को ठीक लगा था, सारे पेशेंट को वेदन कर्म ही कर रहे हैं। दैट इज नॉट द करेक्ट वे टू प्रैक्टिस। आप पहले पेशेंट को डायग्नोस कीजिए, बी कॉन्फिडेंट कि जो आप करने जा रहे हो दैट इज इन द करेक्ट डायरेक्शन। मैं ऐसा नहीं कहता हूं कि आप हर बार 100% करेक्ट हो सकते हो। यस, देयर मे बी एरर, लेकिन हमें कोशिश करनी है जितनी एरर हम कम करने की कोशिश करें, डायग्नोसिस की जितने करीब जाने की कोशिश करें, उतना हमारे लिए और पेशेंट के लिए बेहतर है। अब ये आप सब लोगों ने ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि कॉडा वर्टेब्रा कैसे होता है। जनरली ये नॉर्मल वर्टेब्रा होता है कि यहाँ पे ये स्पाइनल कॉर्ड है जिसमें स्पाइनल कैनाल, ये जो येलो इसमें दिख रहा है, ये वर्टेब्रल बॉडी है और दीज आर द नर्व रूट जो दोनों साइड से निकल रहे हैं। जनरली नर्व रूट कॉम्प्रेशन आपको देखने को मिलता है और इसी में क्वाडा इक्विना सिंड्रोम जो होता है जिसमें स्पाइनल कैनाल काफी हद तक, देखिए L1 लेवल तक आपका स्पाइनल कॉर्ड होता है, L1 लेवल से नीचे जो होता है वो होता है क्वाडा इक्विना, यानी वहां पे आपका स्पाइनल कॉर्ड खत्म हो जाता है और केवल नर्व की बंडल्स पास होते हैं। तो इसमें अगर आप देख सकते हो कि ये जो एन्युलस फाइब्रोसिस है, सॉरी न्यूक्लियस पल्पस है, ये एन्युलस फाइब्रोसिस को फाड़ के ये जो स्पाइनल कॉर्ड है इसको कॉम्प्रेस कर रहा है और नर्व रूट्स कॉम्प्रेस विथ क्रश स्पाइनल कैनाल।
तो इसकी वजह से सिर्फ नर्व रूट नहीं कॉम्प्रेस हुआ है, पूरा का पूरा स्पाइनल कैनाल जो है ये प्रोलैप्स हो चुका है, डिस्क प्रोलैप्स की वजह से इन्फ्लेम हो चुका है, सूजन आ चुकी है। तो इसमें क्या है ना, बायलैटरल नर्व रूट कॉम्प्रेशन रहेगा, ट्रैवर्सिंग नर्व रूट कॉम्प्रेशन भी रहेगा। ट्रैवर्सिंग का मतलब जो नीचे ट्रैवल कर रहे हैं, समझे फॉर एग्जांपल L1 लेवल पे अगर ये स्थिति बन रही है तो L1 लेवल के नीचे के जितने भी वर्टेब्रा है, L2 L3 L4 L5, उन सारे नर्व रूट का कॉम्प्रेशन L1 से होगा। सो दिस इज कॉल्ड एज द क्वाडा इक्विना सिंड्रोम। अब आयुर्वेदिक अप्रोच क्या होना चाहिए? तो फर्स्ट थिंग, दोष इम्बैलेंस एंड इट्स रोल। तो हमको पहले दोष साम्यता लानी चाहिए कि अंडरस्टैंड द थ्री दोषास, वात पित्त कफ इज एसेंशियल इन आयुर्वेद एंड इम्बैलेंस कैन बी लीड टू वेरियस स्पाइनल डिसऑर्डर्स। पेन आइडेंटिफाइंग दिस इम्बैलेंस हेल्प्स टू फॉर्मुलेट द पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट पार्ट। तो पहले दो पेशेंट आपके पास अगर इसके लिए आए तो प्रकृति परीक्षण करके उसका दोष बाहुबल्य देख के आपको उस तरीके से पहले तो आपको ट्रीटमेंट करना है। उसके बाद में डिटॉक्सिफिकेशन टेक्निक यानी पंचकर्मा के बारे में आपको सोचना है। पंचकर्मा आपको देखना है कि अगर क्या पेशेंट पंचकर्मा करने के लायक है, क्या वो अष्टनिंदित में से कोई पेशेंट है जिसमें पंचकर्मा नहीं बताया गया है। तो इसमें आपको ये क्राइटेरिया बनाना पड़ेगा। जब डायग्नोसिस आपने कर लिया है ठीक से, तो पहले उसका दोष धातु समूर्छना आप उसकी देखिए, उसका दोष वैषम्य देखिए। उसके बाद में पंचकर्मा करना है कि नहीं, इस पे आपको थोड़ा सा देखना है। अगर बहुत बार क्या होता है कि जहां तक अभी तक का अनुभव है, स्पाइनल डिसऑर्डर्स में रक्त धातु की दुष्टि आमतौर पे पाई जाती है और पित्त प्रकोप वहां पे मिलता है। तो अगर पेशेंट कंडीशन में है तो आप विरेचन में से स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर अगर विरेचन के लायक पेशेंट नहीं है तो आप अनुलोमन भी पेशेंट को स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद में आपको आज स्टैंडर्डाइजेशन का बहुत महत्व बढ़ गया है। तो इस स्टैंडर्डाइजेशन में आपको कुछ द्रव्यों का आपको ये भी करना पड़ेगा, कैटेगराइजेशन भी करना पड़ेगा। जैसे पेशेंट का करना पड़ेगा, ड्रग्स का भी करना पड़ेगा। तो हर्बल रेमेडीज में आपको अश्वगंधा, हल्दी, उसके बाद में शल्लकी, इन सारे ड्रग्स का भी आपको कैटेगराइजेशन उसका थोड़ा सी पढ़ाई करनी पड़ेगी। कि जैसे अश्वगंधा जो है ये एक बल्य औषधि है मगर पित्तकर है, तो अश्वगंधा को आपको कहाँ तक उसको ट्रीट करना है। टर्मरिक जो है एंटी इन्फ्लामेटरी, जैसे बोलते हैं कि शोथर प्रॉपर्टी उसकी बहुत अच्छी है, तो आपको न्यूरोलॉजिकल डिफिशिएंसी में कहाँ पे हल्दी का इस्तेमाल करना है, सुंठ का कहाँ पे इस्तेमाल करना है, जहाँ पे धातुक्षय है वहाँ पे आप कैसे जो हाड़जोड़ का यूज कर सकते हैं, या फिर आप पेन में शल्लकी का यूज कैसे कर सकते हैं। क्योंकि अगर पित्त प्रकृति का व्यक्ति है और उसमें आप शल्लकी या पाल्सिन्यूरॉन जैसी मेडिसिन देती है, तो ऐसा पाया गया है कि उसमें पेशेंट का सॉरी पेन में मदद नहीं होती है और उल्टा पेशेंट को हाइपर एसिडिटी या फिर अलग सिम्टम्स दिखने लगते हैं। तो चॉइस ऑफ हर्बल ड्रग्स जो है वो भी आपको इस तरीके से कैटेगराइज करने पड़ेंगे कि मिनिमम ड्रग्स आपको देने हैं पेशेंट को। आप बहुत सारा मेडिसिन दोगे तो इट इज नॉट गोइंग टू हेल्प द पेशेंट, इट मे वर्सन द कंडीशन। तो इसलिए आपको दोषों का बैलेंस देख के पंचकर्मा प्लान बनाना है, और पंचकर्मा और दोष धातु का जो समूर्छना है या उन दोनों के जो विचार है उससे आपको औषधि का चयन करना है। जैसे नहीं तो फॉर्मूला जैसे प्रैक्टिस करते कि हर पेशेंट को पाल्सिन्यूरॉन दे रहे, मगर अगर पेशेंट को पित्त प्रकृति है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के लेक्चर में भी हमने देखा था कि बहुत गहरा रिश्ता होता है सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस और हाइपर एसिडिटी का। अगर हाइपर एसिडिटी में आप पाल्सिन्यूरॉन जैसे रस औषधि दे रहे हो या फिर अश्वगंधा जैसा बहुत ज्यादा ये दे रहे हो, तो हो सकता है पेशेंट की हाइपर एसिडिटी, पित्त बढ़े और पेशेंट का पेन भी एग्जैगरेट हो। तो जरूरी नहीं है कि पेटेंटेड मेडिसिन को यूज करते हुए एक फॉर्मूला बना लिया जाए। तो सेंट्रल क्या बोलते उसको, कैटेगराइजेशन ऑफ द पेशेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन इंटीग्रेटिंग आयुर्वेदा विथ वेस्टर्न मेडिसिन, इसमें आप बहुत सारी चीजें
ये कर सकते हो कि कोलैबोरेटिव ट्रीटमेंट मॉडल इंटीग्रेटिंग आयुर्वेदा प्रिंसिपल विथ वेस्टर्न मेडिकल अप्रोच कैन एनहांस ट्रीटमेंट कोलैबोरेशन फॉस्टर्स फॉर होलिस्टिक हेल्थ केयर बीइंग पेशेंट। यानी इसमें कोलैबोरेटिव ट्रीटमेंट में आप जो कर सकते हो कि आप उसका विटामिन B12 लेवल देखिए, विटामिन D3 लेवल देखिए, उसको आप समझिए कि भाई पेशेंट को कि हम कितना भी ट्रीटमेंट करेंगे लेकिन अगर विटामिन B12 डेफिशिएंट है पेशेंट का तो आपको वो देना पड़ेगा। अगर पेशेंट लॉन्ग टर्म स्टेरॉइड्स ले रहा है तो आपको कुछ ऐसी मेडिसिन देनी पड़ेगी कि स्टेरॉइड्स की वजह से जो ऑस्टियोपोरोसिस हुआ है या स्टेरॉइड की वजह से जो पेशेंट को डिजेनरेटिव चेंजेस आए हैं उसको वो रिवर्स कर पाए। आप अगर मेरे यहाँ पे मैंने काफी सारे केस स्टडीज देखे हैं, बहुत बार मुझे ऑर्थोपेडिक सर्जन के साथ भी काम करना पड़ता है। अभी कल ही एक पेशेंट था कि पेशेंट को सीवियर, शायद वो केस में कभी डिस्कस भी करूंगा आपके साथ, कि सीवियर लंबर डिस्क हर्निएशन था, डिजेनरेशन था, 77 ईयर पेशेंट था और उनका नेक ऑफ द फीमर में हेयरलाइन फ्रैक्चर था। अब दिक्कत ये थी कि जब तक हेयरलाइन फ्रैक्चर है और 3 महीने ऑलरेडी हो चुके थे तो वो उसका ऑसिफिकेशन कंप्लीट हुआ नहीं था पेशेंट का। तो अभी हम वहां पे स्नेहन स्वेदन है उसको हिला नहीं सकते क्योंकि अगर वहां पे हिलाएंगे तो फ्रैक्चर बढ़ जाएगा और स्पाइन की ट्रीटमेंट की और दवा गोलियों से तो होनी नहीं है। तो ऐसी केसेस में क्या करना चाहिए, इसके लिए हमें ऑर्थोपेडिक सर्जन के साथ मिलके, तो इससे क्या है ना, पेशेंट सेफ्टी बढ़ेगा, अपना कंप्लायंस बढ़ेगा। होगा शुरुआत में कि आपको कोई शायद ऑर्थोपेडिक सर्जन हेल्प ना करे या कोई ये ना करे, बट आप अगर बहुत इथिकली बहुत साइंटिफिकली काम करते हो, अपने आयुर्वेद को ठीक से समझते हो तो डेफिनेटली यू कैन गेट दैट थिंग। तो स्केप्टिज्म और एक्सेप्टेंस बढ़ेगा ही बढ़ेगा। रोबोटिक डिकम्प्रेशन ये एक टेक्निक होती है जिससे कि क्या होता है कि हम स्पेशलाइज स्पाइनल डिकम्प्रेशन टेबल होता है जिसमें हम डिस्ट्रैक्शन फोर्स, यानी पहले ट्रैक्शन देते थे जो एक की तरफ खींचा जाता है, लेकिन डिस्ट्रैक्शन में हम दोनों तरफ उसे खींचते हैं और जो प्रेशर होता है इंट्राडिस्कल प्रेशर उसको हम रिलीव करने की कोशिश करते हैं। इंडिकेशन इसकी, इस टेक्निक इज कॉमनली इंडिकेटेड फॉर द कंडीशंस लाइक हर्निएटेड डिस्क, स्पाइनल टेनोसिस और सियाटिका पेन। और पेशेंट सिलेक्शन क्राइटेरिया में अगर उसको कॉडा इक्विना सिंड्रोम नहीं है तो हम उसको डेफिनेटली ट्रीट कर सकते हैं। सीवियर ऑस्टियोआर्थराइटिस, ओल्ड फ्रैक्चर, स्पाइनल कॉम्प्रेशन में अगर कोई फ्रैक्चर है, मैलिग्नेंसी अगर पेशेंट को है तो हम जनरली अवॉइड करते हैं। लॉन्ग टर्म बेनिफिट आएगा, एविडेंस बेस आएगा। लॉन्ग टर्म बेनिफिट पेशेंट को आएगा क्योंकि ये हो गया पेशेंट फीडबैक एंड सेटिस्फैक्शन आपको मिलता है, ये सारी चीजें हैं। वी विल स्किप दिस पार्ट। अब इंटीग्रेशन इसको आयुर्वेद के साथ एआई का मैनेजिंग स्पाइनल डिसऑर्डर कैसे कर सकते हैं, तो एक डायग्नोसिस क्राइटेरिया है, अगर आप ले सकते हो तो इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए इस स्लाइड का, क्योंकि देखिए कैसे है प्रेडिक्टिव एनालिटिकल इन स्पाइनल हेल्थ कि प्रकृति परीक्षण पहले करना है, फिर धातु सारा तो हमें देखना है। पोस्चरल एनालिसिस थ्रू एआई ऐप भी आजकल काफी अवेलेबल है, या मैं सिंपल टेक्निक भी आपको बोल दूंगा। उसके बाद में कन्वेंशनल एक्सरे, एमआरआई, सीटी स्कैन आपको कराना है। कोरिलेशन विद धातु विचार इन आयुर्वेदा, जैसे कि वर्टेब्रा, अस्थि धातु, टेंडॉन, स्नायु, इसके साथ मैंने पिछली बार भी बताया था कि एक्सरे का पांचभौतिकत्व आपको समझना पड़ेगा, एमआरआई का पांचभौतिकत्व आपको समझना पड़ेगा। उसके बाद में रचनात्मक धातु साम्य देखना है कि आपको एनाटॉमिकल अलाइनमेंट्स क्या है, ये हमने ऑलरेडी साइटिका के और सर्वाइकल स्पाइन के कुछ एक्सरेज में हमने देखा है। और रिस्क देखिए कि शरीर प्रकृति पेशेंट की कैसी है, आहार हेतु है क्या, कि न्यूट्रिशनल असेसमेंट, यानी जैसे मैंने कहा कि B12 D3 डेफिशिएंसी है क्या, मैग्नीशियम डेफिशिएंसी है क्या, पेशेंट को कहीं प्रोटीन लॉस हो रहा है क्या, कहीं एल्ब्यूमिन लॉस हो रहा है क्या, ये सारी चीजें आपको देखना है। लाइफस्टाइल और प्रोफेशनल हजार्ड आपको देखना है, जैसे आईटी प्रोफेशनल बहुत देर तक बैठते हैं, या फिर जो टीचर्स है, या फिर जो ऐसे लोग हैं जिनको बहुत देर तक खड़े रहना पड़ता है, सेल्समैन हो गए, तो उनका आपको वो विहार हेतु भी आपको पूछना है, क्योंकि जब तक आप उसका हेतु नहीं करोगे, ढूंढोगे, तो निदान परिवर्जन नहीं कर पाओगे। तो आपको हेतु ढूंढ के ही निदान परिवर्जन की तरफ जाना है। तो दिस इज द गाइडलाइन कि आपको इस तरह से पेशेंट को
देखना है। देन पर्सनलाइज ट्रीटमेंट जैसे मैंने कहा, उसके बाद में मॉनिटरिंग प्रोग्रेस करनी चाहिए आपको कि क्या डेफिनेटली, अगर सिंपल टेक्निक में बोलता हूँ आपको कि पेशेंट को आगे झुकने के लिए बोलिए कि आपका हाथ कितना नीचे जा रहा है। अगली बार ट्रीटमेंट के बाद आप वापस लीजिए, वो उसका डिस्टेंस गिनिए जमीन से लेके तो उसके टिप ऑफ द फिंगर का डिस्टेंस गिनिए। देखिए पहले आप जब झुक रहे थे तो 1 फुट जगह रख रही थी या 12 इंच लग रही थी, अब आप नीचे झुक रहे हैं, अभी आपका डिस्टेंस सिर्फ 6 इंच ही रह गया है। तो ये क्या करेगा कि पेशेंट का कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, यस यार आई एम गेटिंग बेटर। जो आप उसको क्या बोलते हैं उसको कि एक डिस्प्लेएबल या आप जो दिखा सकते हो वो रिजल्ट आप उसको दे सकते हो। सो मॉनिटरिंग ऑफ द प्रोग्रेस बहुत जरूरी है। और मैनेजमेंट एंड इम्प्रूवमेंट, उसके बाद में आप पेशेंट को एक्सरसाइज दे सकते हो, उसको आज मॉडर्न टूल्स दे सकते हो कि आज आपने इतनी बार एक्सरसाइज कर लिया या ये एक्सरसाइज कर रहे हैं, जैसे कर लिया तो आप अगर 12 मिनट चल रहे हो तो आप देखिए कि कल 12 मिनट में कितना डिस्टेंस बढ़ाते हो। इसके लिए आप पोडियोमेट्री ऐप जो होते हैं या हर मोबाइल में आजकल स्टेप्स गिनने के होते हैं, तो उससे आप उसको एंगेज रखिए पेशेंट को कि उसको भी वो देखेगा कि यार कल मुझे 1 किलोमीटर चलने के लिए 15 मिनट लगे, आज मैंने 1 किलोमीटर 12 मिनट में चल लिया, इसका मतलब आई एम गेटिंग इम्प्रूव्ड। तो ये आपको आज मॉडर्न डेज में करना जरूरी है। तो क्लिनिकल प्रोटोकॉल जैसे मैंने बताया कि डायग्नोसिस एंड असेसमेंट, आयुर्वेद ट्रीटमेंट, यूज ऑफ मॉडर्न टूल्स, इन 3 चीजों को आप ध्यान में रखिए और इस तरह से अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो डेफिनेटली यू विल मेक द डिफरेंस। आपके एरिया में जितने भी आयुर्वेद प्रैक्टिस कर रहे होंगे उनसे आपका ये अलग एक इंप्रेशन रहेगा, आपको लोग कुछ अलग प्रेस करेंगे, नहीं यार ये डॉक्टर कुछ अलग करते हैं, लेकिन हम कुछ अलग नहीं कर रहे, सिर्फ अलग तरीके से कर रहे हैं। तो देखिए ये एक सिंपल ग्रिड है जो आप आपके क्लिनिक में कहीं किसी भी हिस्से में लगा सकते हैं, जहां से आप पोस्चरल एनालिसिस कर सकते हैं। अब मॉडर्न टूल्स भी आते हैं, जैसे ये मशीन है बहुत कॉस्टली आती है, ये आपको सारी ये कर सकती है, लेकिन आपको नहीं भी वो करना है तो आप सिंपली ये असेसमेंट कर सकते हैं कि एक ग्रिड लगा सकते हैं। ये ग्रिड भी पोस्टल एनालिसिस के आपको अमेजोन या इस पे रेडीमेड भी मिल जाएगी, जिससे आप इस तरह से ये ग्रिड के सामने खड़ा करके पेशेंट का फोटो ले सकते हो, और उसको फिर बता सकते हो कि अगली बार की देखो ये इंप्रूवमेंट हुआ था, ये आपका चेंज था। तो दिस इज हाउ यू कैन इंटीग्रेट द सिंपल टूल्स विथ योर प्रैक्टिस। अब ये जो है ये केस प्रेजेंट है एक स्पाइनल डिकम्प्रेशन का, एक केस का। मैं अभी पहले आपको ये इसकी टेक्निक दिखाता हूँ। दिस इज द स्पाइनल डिकम्प्रेशन टेबल एंड हियर वी आर डूइंग दी। अब माइट भी पेशेंट को L4 या L5 में डिकम्प्रेशन होगा, इसीलिए मैंने हाथ यहाँ पे रखा है, जिसको मैंने रोक के रखा है L4 या L5 के स्पाइनस प्रोसेस को, एंड आई एम गिविंग द डिस्ट्रैक्शन, यानी मैं इसको पहले हमने प्रेशर से नीचे लाया और देन वी आर ट्रीटिंग विद द फ्लेक्शन एंड डिस्ट्रैक्शन एक पर्टिकुलर एंगल में। अब ये जो मैं देख रहा हूं इस स्क्रीन पे, तो इस स्क्रीन पे मुझे क्या दिख रहा है, इसमें आप देख सकते हो कि ये फ्लेक्शन डिग्री है। जैसे ही मैं नीचे करता हूं, जैसे ही मैं इसको नीचे करता हूं तो ये फ्लेक्शन डिग्री यहाँ बढ़ती है, और ये जो है ये डिस्ट्रैक्शन फोर्स है जो कि हम इंट्राडिस्कल इंट्राडिस्कल डिस्क जो होती है, सॉरी इंट्रावर्टेब्रल डिस्क जो होती है, इंट्रावर्टेब्रल डिस्क पे हम जितना डिस्ट्रैक्शन फोर्स डाल रहे हैं ये केजी में आप गिन सकते हो। जो इनिशियल अगर आप देखोगे तो वी हैव पुट अराउंड 26 केजी, तो इसका फॉर्मूला जो होता है वो हाफ ऑफ द बॉडी वेट होता है, और जब हम आखिरी में इसको कंक्लूड कर रहे हैं तो बॉडी वेट जो है वो 9 केजी तक रिड्यूस हो चुका है। इसका मतलब हमने इसको इंट्राडिस्कल प्रेशर जो है ये कम किया है। दिस टेक्निक इज कॉल्ड एज द कॉक्स टेक्निक ऑल्सो,
बट इट इज अ रजिस्टर्ड नेम, इसलिए हम उसको कॉक्स नहीं बोल सकते, तो वी कॉल इट एज अ फ्लेक्शन एंड डिस्ट्रक्शन टेक्निक। तो अब ये सारा करने के बाद ये कुछ केसेस है, इसको आप देख सकते हैं कि पेशेंट इज 40 ईयर एज मेल पेशेंट। यहाँ पे ऐसा है कि ये बिफोर एक्सरे है, ये एक्सरे हमने किया था 23/4 को और एक एक्सरे किया 15/8 को। करीब 4 महीने लगे। माइल्ड चेंजेस ऑफ लंबर स्पॉन्डिलोसिस एज डिस्क्राइब, L5 वर्टेब्रा, देयर इज अ रिडक्शन इन L5S1 इंटरवर्टेब्रल डिस्क, और इनका कॉर्ड कॉम्प्रेशन भी था। अगर यहाँ पे देखोगे तो अब बिल्कुल भी नर्व रूट में जगह नहीं है, यहाँ पे नर्व रूट में जगह बन चुकी है। और दिस इज नॉट ओनली कि मैं कह रहा हूँ, बट द सेम रेडियोलॉजिस्ट इज सेइंग कि एंटीरियर पोस्टीरियर मार्जिनल osteophyte at L5 there is a reduction in L5 disc but improved as per the, ये यहाँ पे मैंने ये आपको हाईलाइट करके दिखाया है कि डिस्क स्पेस improved as compared to previous X-ray. Got it? नेक्स्ट केस की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट केस में भी आप देखोगे तो डिस्क स्पेस रिड्यूस हो चुकी है और न्यूरल कॉम्प्रेशन भी काफी हद तक दिख रहा है। तो यहाँ पे भी आप देखोगे प्रीवियसली सीन L5S1 इंटरवर्टेब्रल डिस्क स्पेस इज इंक्रीज एज कंपेयर टू प्रीवियस एक्सरे 18/3/2025। 18/3/2025 का 18/3/2025 की केस थी और करीबन एक महीने बाद ही 28 5 वीक, यू कैन से 5 वीक में। और सबसे बड़ी बात थी, ये पेशेंट जो है ये 60 ईयर ओल्ड थे और इनको जो एपी डायमीटर कॉम्प्लेक्शन था ये केवल 4 mm बाकी था। यानी आप यहाँ देख सकते हो कि बिल्कुल भी जगह नहीं है, जबकि यहाँ पे वेल डिफाइंड न्यूरल फोरामेन दिख रहा है। तो ये पेशेंट काफी बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में जाके उनको सर्जरीज अवॉइड बोला गया था, न्यूरल कॉम्प्लिकेशन था, पेशेंट वाज अनेबल टू वॉक फॉर मोर देन 10 to 15 मिनट। नाउ पेशेंट इज वॉकिंग 4 to 5 किलोमीटर पर डे। और यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे स्ट्रेटनिंग ऑफ स्पाइन है। हमने देखा था कि ये जो लाइन मैंने खींची है, इट शुड बी 1/3 शुड बी posterior and 2/3 vertebra should be anterior, but if you can see that the line is almost passing through the center of the vertebral body, or in the below image you can see that the 2/3 of the vertebra is already achieved, the lumbar lordosis which has been obliterated in the previous x-ray, and the results came only, you can see if the date, this is 18th March 25 and this is 28th April 25, means in 5 weeks only we have achieved to make the patient symptom free, and not only symptoms free, radiologically seen change in the treatment we are seeing. तो जरूरी है आज के इसमें कि आप रेडियोलॉजिकल केस प्रेजेंटेशन भी कितना जरूरी होता है। देन वी आर कमिंग टू दी लिस्टियासिस केस। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड केस इन माय, ये कि आप पेशेंट एज आप यहाँ पे देखेंगे 73 ईयर ओल्ड फीमेल, और ये अगर एक्सरे आप देख पा रहे हो, ये देखिए इट इज द कंप्लीट लिस्टियासिस एंड डिस्क स्पेस। ये तो भी ये लिस्टियासिस क्यों रहेगा, क्योंकि जो लिगामेंट्स है वो ऑलरेडी वीक हो चुके हैं, तो लिस्टियासिस कम होने में टाइम लगेगा। लेकिन यू कैन सी द, वो लिस्टियासिस भी कम हो गया, और यहाँ पे ये दो लाइन के बीच में आप देखिए कितना सारा डिस्क स्पेस बढ़ चुका है, एंड एट द एज ऑफ 73। यहाँ देखिए सेम मैग्नीफाइंग, ये यहाँ पे डिफरेंस कितना है, and you can see that this is 30 December 24 का रिपोर्ट है, और ये सेकंड जो है वो 21st 25 का है, यानी तकरीबन 3 महीने पेशेंट को लगे। एंड देयर इज अ रिडक्शन इन L1 L2 L4 intervertebral disc, improvement is seen in disc space at L5S1 vertebral level and rest the disc spaces are normal, जबकि पहले एक्सरे में काफी ज्यादा
डिजेनरेशन था. सो दिस इज द these are the results in front of you. ये देखिए, इसमें स्पाइनल कॉम्प्रेशन आप देख सकते हो कि यहाँ पे कितना ज्यादा स्पाइनल कॉम्प्रेशन है, यानी यू आर हार्डली रिकग्नाइज द डिस्क स्पेस. ऐसे लग रहा है सारे वर्टेब्रा एक दूसरे को फ्यूज हो चुके हैं, बट एट द सेम टाइम ये एक्सरे देखिए, इसमें आपको डिस्क स्पेस क्लियरली दिखाई दे रहे हैं. एंड अगेन इफ यू विल सी डेट, तो ये 17/5/2025 है. इसका मतलब है 17 मई 2025 की ये केस थी. और हमने ये देखा है 11/6/2025, यानी एक महीने भी कम, यानी केवल 3 या 4 हफ्तों में ये इतना डिफरेंस आपको दिख रहा है. ये मैंने नाम इसलिए जानबूझ के रखा है कि देयर शुड बी नो कंफ्यूजन. यू कैन सी दैट देयर इज अ श्याम खोड़े 58 ईयर मेल, श्याम खोड़े 58 ईयर मेल, सर्वाइकल स्पाइन एपिलेटरल. सेम पेशेंट, सेम एक्सरे, सेम पैरामीटर्स. क्योंकि अगर हम बोल देते हैं तो फिर वो ये भी हो सकता है कि भाई रिपोर्टिंग कुछ अलग हो. सो दिस इज द विजिबल डिफरेंस. यू कैन सी दीज आर दी सम विजिबल डिफरेंस. ये एक 10-15 ईयर लड़का था जिसको ये काफी हद तक स्कोलियोसिस था. ये देखिए, ये दोनों जगह उसको, जबकि इसका लिव लेंथ डिस्क्रिपेंसी है. इसका एक जो लेफ्ट लिंग है वो ऑलरेडी शॉर्टन हो चुका है आफ्टर द सर्जरी ऑफ बो लेग. Somebody's mic is on, please mute it. जबकि यहाँ पे देखिए आप, वो he is comfortably standing. किसी का तो भी माइक ऑन है, प्लीज म्यूट इट. यहाँ पे देखिए 85 ईयर ओल्ड पेशेंट. If somebody mic is on, if you are not aware of it, so please don't disturb. Sachin sir. Sorry, actually I got distracted because of the voices. ओके, सो ये दो पिक्चर्स इसलिए दिखाए मैंने. ये देखिए, एक 10-12 साल का, एक आई थिंक 13-14 ईयर्स का ये बच्चा था, और ये 85 ईयर ओल्ड पेशेंट है. दोनों में चेंज हम दिखा सकते हैं. यहाँ पे हमने कोई कायरोप्रैक्टिक कोई ये यूज नहीं किया, बस इसका डायग्नोसिस करके इनका जो स्नेहन स्वेदन और प्रॉपर ट्रीटमेंट के साथ आप इन दोनों का डिफरेंस देख सकते हैं कि पेशेंट कितना स्ट्रेट हुआ है. सो एंशिएंट विजडम ऑफ आयुर्वेदा मीट्स मॉडर्न मैनुअल थेरेपीज एंड टेक्नोलॉजी. तो ये आपको आपके यहाँ पे ये करना पड़ेगा. थैंक यू वेरी मच, थैंक यू. बहुत लोग पूछते हैं कि सर क्या ट्रीटमेंट देते हैं, तो दिस इज अवर स्ट्रक्चरल इंटीग्रेशन मेथड, जिसमें हम आयुर्वेदा, पंचकर्मा, मर्म चिकित्सा, ऑस्टियोपैथी, कायरोप्रैक्टिक, फ्लेक्शन डिस्ट्रैक्शन, योगा एंड एमईटी, इन प्रोटोकॉल्स का एज पर पेशेंट फॉलो करते हैं. सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंस today, as I have told, but we have 5 minutes here. हेलो सर. Yes ma'am. सर, आपने बताया कि विहार वो हेतु भी आप हमें ठीक करना है. जरूरी, हाँ. हाँ सर, तो वो ऑक्यूपेशन वैसा है कि सिटिंग बहुत ज्यादा है, इसकी वजह से कॉकिक्स पेन था. ट्रैवलिंग बहुत ज्यादा है, उसका टीचर है वो, 1.5 आवर ट्रैवल करना है. तो हमें कैसे बताना है सर? वो तो we छोड़ can नहीं modify. सकते हम ना उसको बोल सकते हैं कि भाई आप आपकी कार में या जहाँ पे भी ट्रैवल कर रहे हो, आपको अगर वो खुद ड्राइव कर रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो वो कॉकिक्स की एक जो ये आती है पिलो आती है, वो यूज कर सकते हैं. उनका सिटिंग पोस्चर, अगर कार का सिटिंग पोस्चर है, वो हमें करेक्ट करना पड़ेगा. उसके साथ फॉर एग्जांपल अगर
मैं क्रिकेटर हूँ, 2 मिनट के लिए ऐसा समझे कि इफ आई एम अ क्रिकेटर एंड आई हैव टू बॉल दी पेस बॉलिंग, मुझे फास्ट बॉल डालना है, तो मुझे मेरे कंधे की जरूरत पड़ेगी, मेरे हाथ की जरूरत पड़ेगी। तो मैंने क्या करना चाहिए, मेरा हाथ मेरा कंधा स्ट्रांग करना चाहिए। दिस इज द मॉडिफिकेशन। अगर आपको 1.5 घंटा ट्रैवल ही करना है, बैठना ही है, तो यू हैव टू मेक वी हैव टू मेक द स्ट्रांग, वो जो मसल्स आती है उसको हमने स्ट्रांग बनाना पड़ेगा, आपको थोरैकोलम्बर फेशिया आपको स्ट्रांग बनाना पड़ेगा, तभी आप उसको टॉलरेट कर पाओगे। ओनली मेडिसिन एंड ट्रीटमेंट विल नॉट वर्क। got your point? यस सर वो बताया है सर मैंने पिल्लो लेने के लिए, पर वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करती है तो वो आप तो उनको नहीं बोलिए, कर पब्लिक सकते। ट्रांसपोर्ट अगर यूज करते हैं तो उनको बोलिए कि थोड़ी देर खड़े रहिए, थोड़ी देर बैठिए, कंटिन्यू मत बैठिए। और जैसे मैंने कहा कि अगर आप कोई चीज यूज करना चाहती है, आपकी बॉडी का कोई पार्ट यूज करना चाहते हैं, तो आपको उसे स्ट्रांग बनाना पड़ेगा। यस सर राइट। हेलो यस, सर, मर्मर थेरेपी का कितना सिग्निफिकेंस होता है आपके ट्रीटमेंट में? यानी हर एक बहुत पेशेंट को आप यूज करते हैं? बहुत होता है मैडम। मैंने मैंने क्या बोला कि व्हाई यू पीपल फोकस ऑन ट्रीटमेंट, मुझे आज तक समझ में नहीं आया। आई गॉट वेरी इरिटेटेड जब कोई मुझे ट्रीटमेंट के बारे में पूछता है। देखिए मैडम, ट्रीटमेंट तो एलोपैथी भी कर रहा है। डाइक्लोफिनेक आप दे दीजिए, एक डाइक्लोफिनेक और डेक्सा का इंजेक्शन दे दीजिए, पेशेंट का हर टाइप का पेन चला जाएगा, इफ यू ओनली वांट रिजल्ट फ्रॉम ट्रीटमेंट। मेरा बोलना यह है कि फर्स्ट डायग्नोस कीजिए कि आप मर्म चिकित्सा करना चाहते हैं, क्यों करना चाहते हो मर्म चिकित्सा, व्हाई यू वांट टू डू द मर्म चिकित्सा। तो उसका सिग्निफिकेंस है, जहां पे अगर मर्म अभिघात है, जहां पे मर्म डिस्टर्ब है, जहां पे थोरैकोलम्बर फेशिया या फिर वो पर्टिकुलर फेशिया आपका वहां पे ट्रिगर पॉइंट बना है, तो बहुत ऐसी केसेस है कि सिर्फ मर्म करके ही पेशेंट परमानेंटली ठीक हो गया। लेकिन वो हर केस में नहीं होगा ना। मैंने पहले ही बताया कि इंडिविजुअलाइजेशन ऑफ द पेशेंट बहुत जरूरी है। पिंडे पिंडे मतिर्भिन्ना कुंभ कुंभ नवपयम, ये हमने फर्स्ट ईयर में सीखा है। हर पेशेंट अलग है। जरूरी नहीं है कि हर पेशेंट में मर्म चिकित्सा ही काम करेगी। जरूरी नहीं है हर पेशेंट में। बहुत ऐसे केसेस है कि केवल मर्म चिकित्सा कर दी और पेशेंट ठीक हो गया, उसको ना मेडिसिन देने की जरूरत पड़ी ना कुछ। और बहुत से ऐसे पेशेंट है मेरे पास आते हैं कि सर हमने बहुत मर्म चिकित्सा करा ली लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। देन व्हाट यू विल से द सिग्निफिकेंस? गॉट इट सर। सिग्निफिकेंस इज इंडिविजुअलाइज। देखिए, कोई भी ट्रीटमेंट गलत, अच्छी या बुरी नहीं है। वेदन कर्म गलत है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं है। इट इज अ ग्रेट ट्रीटमेंट। लेकिन अगर आप गलत पेशेंट को करोगे तो वो इट विल नॉट गिव रिजल्ट। गॉट इट? स्नेहन स्वेदन या पंचकर्म बुरा है क्या? नहीं है। लेकिन आप गलत पेशेंट को अगर पंचकर्म कर दोगे, मेरे पास कितने तो ऐसे पेशेंट आते हैं कि सर हमने पंचकर्म किया और पेशेंट तकलीफ बढ़ गई है, क्योंकि उसकी आमज अवस्था पूरी तरह से ठीक ही नहीं हुई थी और केवल पंचकर्म करने की जल्दी कर दी वैद्य ने, तो तकलीफ बढ़ गई। आई एम नॉट सेइंग, आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग एनीथिंग। मैं पंचकर्म भी करता हूँ, मैं मर्म चिकित्सा भी करता हूँ, मैं कपिंग भी करता हूँ, मैं सब करता हूँ। लेकिन द थिंग इज दैट कि आपको पहले सिलेक्शन ऑफ द पेशेंट इज मोर इंपॉर्टेंट। यू आस्क मी अबाउट डायग्नोसिस। जैसे मैडम ने अभी थोड़ी देर पहले पूछा कि भाई पेशेंट का लाइफस्टाइल ऐसा है तो हमने क्या करना चाहिए, तो वी हैव टू एजुकेट द पेशेंट। जब मैं आपको एक, आई एम वेरी सॉरी, आपको बुरा लगा होगा, बट इट इज नॉट फॉर यू, इट इज फॉर द एवरीबडी इन द रूम, इट इज फॉर द एवरीबडी। क्या होता है ना दोस्तों, हम जब किसी एक ट्रीटमेंट पे फोकस करते हैं ना, तो हम वो ट्रीटमेंट हर पेशेंट पे ट्राई करने की कोशिश करते हैं। वो ट्रीटमेंट, वो प्रोटोकॉल हम हर पेशेंट पे ट्राई करने की कोशिश करते हैं। तो ये सबसे बड़ी गलती होती है। वी आर आयुर्वेद प्रैक्टिशनर। तो क्या अलग बनाता है आयुर्वेद प्रैक्टिशनर को एक एलोपैथी प्रैक्टिशनर से? I am not criticizing allopathy. I am not criticizing the modern medicine. I am just telling you the basic difference between the modern medicine and Ayurveda. The basic difference in modern medicine and Ayurveda is that in modern medicine, the protocols are fixed. But in Ayurveda,
We have to individualize the treatment. So you focus on individualizing the patient rather than focusing on the modality of the treatment. क्योंकि इतनी मोडेलिटी है दुनिया में, इतनी मोडेलिटी है कि आपका, मैं मेरा खुद का एग्जांपल बोलता हूं कि आई हैव नियरली 15 to 16 years ऑफ एक्सपीरियंस इन प्रैक्टिस। 15-16 सालों से प्रैक्टिस कर रहा हूं और पिछले 10 सालों से 2016 से आज तक एक भी ऐसी साल नहीं गया है, एक भी ऐसा टाइम नहीं गया है कि जिस वक्त मैंने कोई नई टेक्निक, कोई नया कोर्स, कोई नई डिग्री कंप्लीट ना की हुई। राइट नाउ ऑल्सो आई एम डूइंग दी MSc इन एनाटॉमी एंड आई एम ट्राइंग टू परस्यू PhD इन स्पाइन, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, इस यहां पर आने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारी चीजें हैं ऑर्थोपेडिक्स में या स्पाइनल में जो मुझे अभी तक पता ही नहीं है। पिछले 10 साल की स्टडी करने के बाद भी आज मुझे रियलाइज होता है कि देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स की जो मुझे पता नहीं है। तो द बेसिक थिंग, फॉलो द प्रोसेस, फॉलो द प्रोसेस। ओके, थैंक यू सो मच सर। सर वन मोर क्वेश्चन कि स्पॉन्डिलोसिस में आपने बताया कि स्टिफनेस होता है, मॉर्निंग स्टिफनेस या हाँ, बैठने के बाद, तो फिर हाँ, वो आमज की वजह से, सामते की वजह से है दोनों या भी हो सकता है, निरामज? ओके दोनों भी हो सकता है मैडम, दोनों भी ओके हो सकता है। एक तो साम भी हो सकता है और नीराम भी हो सकता है। उसका रीजन आप समझिए कि अगर साम है तो वहां पे टेंडरनेस भी होगा पेशेंट को। आप वहां पे अगर उसको थोड़ा सा टैप करके देखोगे या दबा के देखोगे तो पेशेंट विल टेल कि दर्द हो रहा है, आई एम फीलिंग अनकंफर्टेबल। तो ऐसी कंडीशन है तो वो सामज हो गया। अगर आप उसको दबाते हो और पेशेंट इज टेलिंग कि नहीं मुझे अच्छा लग रहा है दबाने से, तो इट मीन्स वो निराम है। दिस इज द सिंपल टेस्ट, गॉट इट। क्योंकि सांप अगर वहां पे स्वेलिंग होगा तो आपको दबाने के बाद पेशेंट को तकलीफ होगी बिकॉज ऑफ दैट शोथ। लेकिन वो अगर निराम होगा, केवल क्षयजन्य होगा, धातु क्षयजन्य होगा, तो जब भी आप वहां पे कॉम्प्रेशन करोगे तो क्या होगा ना, थोड़ा सा स्त्रोत अवरोध दूर होगा और पेशेंट विल फील बेटर। गॉट इट। यस सर, थैंक यू सो मच। सर दिस इज द नमस्कार। सिंपल टेस्ट कि अगर पेशेंट बोल रहा है कि सुबह उठने के बाद जखड़न है, आप उसको प्रेस करके देखिए। अगर बोलता है दुख रहा है तो आमज है, उसको आप आमवात की तरह ट्रीट कीजिए। अगर पेशेंट दबाने के बाद बोल रहा है कि नहीं मुझे पेन अच्छा लग रहा है, आई एम फीलिंग बेटर, तो वो निराम है, आप उसको धातु क्षयजन्य बृहन चिकित्सा देके ट्रीट कीजिए। ओके Sir, this implies to every joint, every piece. 90% मैडम, अप टू 90% एवरी जॉइंट। Hello, यानी sir. अगर पर्वसंधि शूल में भी अगर आप देख रहे हैं पेशेंट को दबाने के बाद पेशेंट बोलता है कि मुझे पेन हो रहा है, तो ट्रीट इट लाइक आमवात। अवॉइड एवरी काइंड ऑफ ऑयल, अवॉइड एवरी काइंड ऑफ पंचकर्मा। फर्स्ट डू द दीपन पाचन, गिव द प्लंगन, और जब पेशेंट बोलेगा कि नहीं अभी दबाने से दर्द नहीं होता, नाउ आई एम फीलिंग बेटर, देन स्टार्ट द ब्रूहन। दिस इज द थंब रूल व्हिच आई प्रैक्टिस इन माय डेली प्रैक्टिस। गॉट इट। सर नमस्कार. नमस्कार। सर माझ्याकडे एक पेशंट आहे, पण ती फायनान्शियली इतकी डाऊन आहे सर, की तिच्याकडे ना एक्स-रे करू शकत, ती एम-आर-आय तर पॉसिबलच नाहीये. पण तिला मानेमध्ये खूप दुखणं असतं, तिच्या हाताला मुंग्या असतात, तिच्या दोन्ही टोंगळ्यांमध्ये खूप आग होते आणि दुखणं असतं. आणि रिसेंटली सर तिला आता 2 महिन्यांपासनं लेफ्ट थायमध्ये खूप बर्निंग सेन्सेशन होतं सिव्हिअर. तर अशा वेळेस सर मी तिला फायनान्शियल कंडिशनचा एक जो विषय आहे सगळ्यात मोठा, हां. तो असा आहे की तुम्ही त्याला गव्हर्नमेंटला रेफर करू शकता फर्स्ट ऑफ ऑल। अच्छा, ओके. कारण काय आहे कि सॉरी, मैडम ने पूछा कि एक पेशेंट है जो बहुत ज्यादा फाइनेंशियली डाउन है, शी इज नॉट फाइनेंशियली सो स्ट्रॉन्ग दैट शी कैन डू द एक्सरे एंड अदर रिपोर्ट्स और एमआरआई, तो हाउ वी कैन ट्रीट हर विदाउट डायग्नोसिंग। सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्लिनिकल मेथड्स आपको फॉलो करना चाहिए। जैसा फॉर एग्जांपल आपने अगर सर्वाइकल स्पाइन का लेक्चर देखा होगा तो उसमें हमने बताया है कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस को कैसे डायग्नोस करना है फर्स्ट थिंग। एक्झॅक्टली, ओके, एक्झॅक्टली. तो आप वो समझिए। सेकंड थिंग, आप उसकी धातुगत लक्षण क्या है, आप उसका पांचभौतिक लक्षण क्या है वो समझिए।
अगर बर्निंग सेंसेशन है तो पित्त प्रकृति की पेशेंट है, पित्त का कहीं ना कहीं वहां पे प्रादुर्भाव है। जस्ट सेकंड, कहीं ना कहीं पित्त का प्रादुर्भाव है। तो अगर पित्त का प्रादुर्भाव है तो आपको वहां पे रक्त मोक्षण आप करके देख सकते हो। दूसरी चीज, पेशेंट को सिंपल सीबीसी करने के लिए बोलिए। हाँ हाँ, जस्ट सेकंड, आई विल बी जस्ट बैक इन 1 मिनट। यस, सॉरी। तो यू कैन डू द बर्निंग सेंसेशन, रक्तपाचक मेडिसिन दीजिए। तो आप जो धातुगत वात की जो लक्षण है, उन धातुगत वात के लक्षण के अनुसार आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं मैडम। ओके सर, ओके। ओके, सो फ्रेंड्स, सॉरी बिकॉज जैसे थैंक पहले यू ही सर। कहा था, आई हैव सम इमरजेंसी, सो आई हैव टू लीव। अगर कुछ क्वेश्चंस है तो हम अगले लेक्चर में जरूर इसको सॉल्यूशन देंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर बीइंग हियर।